हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। मैं अलका आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक और नया वीडियो लेकर के। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेरी नई वीडियो आएगी उसको मैं उसमें टॉपिक होगा मेरा कि शिक्षा, दक्षता एवं संप्रेषण। ठीक है, उसी से संबंधित मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। तो मैं हाजिर हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के। लास्ट वीडियो में हमने किया था भारतीय शिक्षा व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो लॉन्ग वीडियो था। आज मैं आपके लिए थोड़ा शॉर्ट वीडियो लेकर के आई हूँ। 10 to 20 मिनट्स का वीडियो हो सकता है। तो दोस्तों कम ही टाइम का है, देखिएगा ज़रूर, फुल वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए है हमारा, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। सी है, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। या डी, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। यहाँ पर न आएगा, ठीक है, अनुशासनहीन है ये। ओके, यहाँ पर अनुशासनहीन है, यहाँ पर न आ जाएगा। ठीक है, पेन थोड़ा मोटा हो गया ये। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय कौन सा है? तो शिक्षण को, हमको टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, है ना, व्यवहार में लाना होगा, तभी तो बच्चा सीखेगा, समझेगा उस चीज़ को, बच्चे को इंटरेस्ट आएगा, वो अपने एज अ प्रैक्टिकल करके सीखेगा, तो बच्चे को बहुत जल्दी माइंड एक्टिव होगा और वो बहुत जल्दी भी सीखेगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, किसी शिक्षकों यदि, है ना, क्या है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे, अब देखने हमें ऑप्शन ए है हमारे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। बी है, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। सी, विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। डी, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो क्या आंसर होगा हमारा? देखो, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए इसमें? शिक्षक को करना चाहिए कि जो सीखने की प्रक्रिया है ना उसको स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ओके, मतलब कि बच्चा स्वयं से करके सीख रहा है, उसको, बच्चे को, है ना, टाइम देना चाहिए थोड़ा सा कि हाँ बच्चे को अपने आप करके सीखे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले ना बच्चे को अपने आप करके सीखने देने के लिए टाइम देना चाहिए। ओके, तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, थर्ड क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए देख लेते हैं हम, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए। बी, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। सी है, उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। डी है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। देखो, जब हम क्या पूछा क्वेश्चन में, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, देखो उसकी संगत को बदलना चाहता है, किसी विद्यार्थी की संगत अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं हो रहा है, नेगेटिव बिहेवियर होता जा रहा है, ठीक है, अच्छी बातें नहीं सीख रहा है बच्चा, तो टीचर क्या करेगा, उसकी कंपनी चेंज करेगा। ठीक है, क्या करना चाहिए उसको देखो, कड़ाई से पेश नहीं आना चाहिए, ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करना चाहिए बच्चे के साथ में, क्योंकि बच्चे पर दिमाग पर बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। डांटना नहीं चाहिए, उसको प्यार से समझाओ। तो यहाँ पहला ऑप्शन तो हमारे यहाँ गलत हो ही जाता है, ठीक है, ये तो गलत हो गया हमारा, कड़ाई से पेश नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बी ऑप्शन जो है, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाना। भाई दूरी नहीं बनाना है, हमें बच्चों को दूरी बनाने के लिए प्रेरित नहीं करना है, ये चीज़ गलत है, ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सी ऑप्शन, उनके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। हाँ, ये सही है। ठीक है,
डी भी ऑप्शन सही लग रहा है कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन यहाँ प्रवृत्ति बदलने की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी हमारा एक्यूरेट आंसर है। समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। ओके, सो सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 4th क्वेश्चन। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांतों पर, सी है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो आंसर हमारा क्या होगा? शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित है? शिक्षण की खेल विधि में क्या होता है भाई? बच्चे का विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है, मनोवैज्ञानिक वृद्धि और विकास दोनों ही होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए है श्यामपट्ट पर लिखना, बी है प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, या डी ये सभी। देखो, शिक्षण कुशलता यानी कि शिक्षण टीचिंग स्किल जो है उससे रिलेटेड कौन है इसमें? हमें बोर्ड का भी यूज़ करना होता है टीचिंग स्किल्स में, क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करने होते हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें टीचिंग स्किल्स में आती हैं। ठीक है, तीनों ही चीज़ें हैं, तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? यदि कुछ विद्यार्थी हैं कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी कि बच्चे अच्छे से सीख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, डी है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो देखो, बच्चा जब क्लास में अलर्ट नहीं होता है, क्लास में ध्यान नहीं देता है, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। ठीक है, तो अब हमें रीज़न का पता लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को डांटेंगे, उसको ज़बरदस्ती बोलेंगे भाई ये पढ़ो, कि ये पढ़ना है, उसको डांट के हम बोलें कि तुम ये पढ़ो, उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। ठीक है, तो हम ज़बरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते बच्चे को, उसको हम क्लास छोड़ने के लिए भी नहीं कह सकते। अगर हम बच्चे को क्लास छोड़ने के लिए कह देंगे तो वो तो कुछ भी नहीं सीखेगा, भले ही वो क्लास में रहकर सुनकर समझकर देखकर सीख रहा है। अगर क्लास छोड़ने के लिए कह देंगे, क्लास से बाहर निकाल देंगे, तो बच्चा उस पीरियड में ना ब्लैंक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं आएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्लास से बाहर निकालने का ऑप्शन सबसे ज़्यादा गलत है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन। देखो, उसे चेतावनी देना कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को, प्रिंसिपल को हम इन्फॉर्म कर देंगे, ये चीज़ भी सबसे गलत है, ये ऑप्शन भी सबसे गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट बैठता है इसमें आंसर इसका, कि अगर बच्चा अध्ययन नहीं कर रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है क्लास में, तो उसका रीज़न क्या है? या तो उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है पढ़ने में, या उसको समझ में नहीं आ रहा है। दो ही रीज़न हो सकते हैं, उसको इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक में, या उसको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसकी रुचि बढ़ानी चाहिए, अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, मॉडल का यूज़ करो जिससे बच्चे को इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है 7th क्वेश्चन। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी है चर्चा करना, सी है कहानी कहना, और डी है प्रश्न पूछना। अब देखो, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए, अब क्लास में हम बच्चों का इंटरेस्ट बनाए रखें तो उस टॉपिक से रिलेटेड ना हमको क्वेश्चंस पुटअप करने चाहिए। ठीक है, टीचर को क्वेश्चन पुटअप करने चाहिए। मान लो हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो उससे ना इजी क्वेश्चंस पूछो, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछो पढ़ाने से पहले कि हाँ बच्चे को इसमें कुछ आता है, तो बच्चा आगे उस टॉपिक को पढ़ने के लिए और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा कि हाँ हमें और इसके बारे में जानना है। जब आप टॉपिक पढ़ा देंगे, जब टीचर टॉपिक पढ़ा देता है, उसके बाद फिर से वो उनसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बच्चे को अच्छी तरह से उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, याद कराने के लिए। तो हमारा है क्वेश्चन मेथड। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन मेथड यहाँ पर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 8th क्वेश्चन। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कक्षा में समयानुवर्ती होना,
सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या डी एक सुवक्ता होना। सुवक्ता यानी कि अच्छे से बोलने वाला, ठीक है, अच्छे से बोलने वाला, वक्ता यानी कि बोलना। तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा? ऑप्शन एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? विद्यार्थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है भाई, क्लास में बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, उसको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, उसकी बुक हो गई है, उसके पास पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, जो भी स्टडी से रिलेटेड उसकी समस्या है, या उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टीचर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है ऑप्शन ए उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। बी है उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। अब इसमें आंसर क्या है? देखो, शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। शिक्षक को साधन संपन्न होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास धन संपदा होनी चाहिए, है ना, वो पैसा है उसके पास तो उसको पैसे की पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ नहीं है। ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा उच्च स्तर के संपर्क होनी चाहिए, नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है हमारा। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यहाँ साधन संपन्न की, शिक्षक के साधन संपन्न की जो बात आ रही है ना, उसका मतलब यही है कि टीचर में ना पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट में तो उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी अदर चीज़ों के बारे में भी टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो स्टूडेंट की किसी भी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सके। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसके अंतर्गत आयोजित की जा सकती है? ऑप्शन ए है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत, बी केवल श्रव्य साधन के अंतर्गत, सी केवल दृश्य साधन के अंतर्गत, या डी एपिडिस्कोप के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है किसके अंतर्गत आयोजित की जाती है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 11 क्वेश्चन। वीडियो डिस्क के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? इस क्षेत्र के अंतर्गत एक नवीन खोज है। निम्न में से इस क्षेत्र के अंतर्गत नवीन खोज है, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत है हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है संप्रेषण के क्षेत्र में, बी टैली टाइपराइटर के क्षेत्र में, सी कंप्यूटर कीबोर्ड के क्षेत्र में, या डी विनचेस्टर डिस्क ड्राइव के क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ से हो जाएगा। जो वीडियो डिस्क है नवीन खोज है कहाँ पर? संप्रेषण के यानी कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा 12th क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में संचार के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक भाषा है? ऑप्शन ए है हमारा गूगल, बी है याहू, सी फॉर्टॉन, एंड डी फेसबुक। तो क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में संचार के लिए कौन सी भाषा का यूज़ होता है? हमें यह आंसर बताना है, तो हमारा फॉर्टॉन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉर्टॉन। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। वीडियो टेक्स्ट के अनेक लाभ होते हैं, निम्न में से कौन से लाभ के बारे में कथन असत्य है? ऑप्शन ए है हमारा रेडियो या टीवी से अच्छा है। ऑप्शन ए देख रहे हैं हम, रेडियो या टीवी से अच्छा है क्योंकि इसमें समय सारणी का कोई बंधन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बी ऑप्शन, यह सामान्य सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने का अच्छा साधन है। सी है इस प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अंतःक्रिया संभव नहीं है। सी है हमारा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रणाली अत्यंत उपयोगी है। तो हमें यहाँ क्या बताना है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। वीडियो टेक्स्ट के अनेक लाभ होते हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा लाभ के बारे में कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, वो बताना है। लाभ के बारे में सत्य नहीं है। तो देखो हमारा रेडियो और टीवी से अच्छा है, ठीक है ना,
और सी ऑप्शन देखते बी है हमारा, सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने का अच्छा साधन है, बिल्कुल सही है। इस प्रणाली में शिक्षक और छात्र दोनों के मध्य अंतःक्रिया संभव नहीं है, ये गलत है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया इंटरैक्शन होता है, ठीक है, इसके ज़रिए इंटरैक्शन होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है, तो हमारा आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किस प्रकार की कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए है ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंतर्गत, बी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत, सी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के अंतर्गत, या डी केवल दृश्य साधन के अंतर्गत। तो आंसर हमारे यहाँ होगा कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन, अदा, प्रक्रिया और प्रदा यह मुख्यतः किसके प्रभाग हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। अदा, प्रक्रिया और प्रदा यह मुख्यतः किसके भाग है? ऑप्शन ए है टेलीविज़न के, बी टाइपराइटर के, सी दूरदर्शन के, या डी कंप्यूटर के। तो ये आंसर हमारा होगा डी कंप्यूटर के। 15 का आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन, विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर किसके अंतर्गत आता है? विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है ऑप्शन ए अदा, बी है प्रदा, सी प्रक्रिया और डी टेलीविज़न। तो ये आता है हमारे बी ऑप्शन प्रदा के अंतर्गत, जो है विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर जो है प्रदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन, निम्न में से नक्शे को कौन सा कार्य है? सॉरी ये गलत है, निम्न में से नक्शे का कौन सा कार्य है, ठीक है, ये गलत ही आ गया है यहाँ पर, ये का है, ये हटाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ये का है। निम्न में से नक्शे का कौन सा कार्य है, हमें ये बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित दूरियों, दिशाओं, आकृतियों व आकारों तथा परस्पर संबंध से संबंधित सूचनाएं देना। बी है विवरणात्मक सामग्री को स्पष्ट ना करना, सी भौगोलिक तथ्यात्मक विवरणों को विश्लेषित करना, डी है जल क्षेत्रों के अवास्तविक स्थिति का विवरण देना। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से नक्शे का कार्य बताना है हमें। देखो क्या होता है ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर पहले तो सही आंसर है, ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित दूरियाँ, अब मैप में क्या होता है, हमें मेज़रमेंट करना होता है, मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होता है, डिस्टेंस पता होनी चाहिए, हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, उसकी शेप कैसी है, आकृति कैसी है वो हमें ध्यान होना चाहिए, आकार कैसा है, ठीक है, और उनका रिलेशन कैसा आ रहा है वहाँ पर, ठीक है, वो चीज़ हमें मैप के ज़रिए सूचनाएं हमें मिलती हैं। नेक्स्ट आता हमारा 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्लाइड क्या है? अब स्लाइड क्या है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है एक बड़ा और अपारदर्शी दृश्य साधन है, बी एक छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन है, सी है यह अपारदर्शी होता है, या डी यह केवल बड़ा दृश्य साधन होता है। देखिए एक बात बताती हूँ आपको, एलिमिनेट करने का बताती हूँ, जिसमें केवल वाला ऑप्शन आता है ना, देखो यहाँ पर, ठीक है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है ना उसमें केवल वाला जो ऑप्शन है सबसे पहले उसको हटा दो, ठीक है, वो आपका आंसर हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और जो नेगेटिव आपको सेंस दे रहा है उसको भी हटा दो, ठीक है, बचे आपके पास दो ऑप्शंस, ठीक है, दो ऑप्शंस में अब उनमें से आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा तो आपका आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो एलिमिनेशन करना आना चाहिए आपको ऑप्शंस को लेकर के, मतलब अगर आपको आंसर क्लियर नहीं है, आपको आंसर नहीं आता उसका क्वेश्चन का, और आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन आप कंफर्म नहीं है आंसर को लेकर के, ठीक है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर। निम्नलिखित में से स्लाइड क्या है? तो स्लाइड क्या है हमारी, इसमें ये बी ऑप्शन जो है एक छोटा किंतु पारदर्शक दृश्य साधन होता है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, 18 का बी। नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन, कंप्यूटर के कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो कंप्यूटर के कितने प्रमुख भाग होते हैं? ऑप्शन ए है 120, बी 48, सी 105 एंड डी
3। तो आंसर हमारा यहाँ डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रमुख 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, कलकत्ता रेडियो स्टेशन, ठीक है, कलकत्ता रेडियो स्टेशन से स्कूल पर प्रसारण सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? कलकत्ता रेडियो स्टेशन से स्कूल पर प्रसारण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर 1837, बी है 1937, सी है 2000 एंड डी है 1815। तो जो कलकत्ता रेडियो स्टेशन से स्कूल पर प्रसारण हुआ था सबसे पहले, तो वो कब हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर हमारा बी 1937। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर होता है बी 1937। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको लोगों को समझ में आए होंगे। ये 20 क्वेश्चन हैं हमारे। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करिए, पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों यहाँ होता है वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ उनको करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। और जैसे ही वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ज़रूर, क्योंकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे जल्द से जल्द सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। दोस्तों जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको सेंड कर सकते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।